आवाज आवाज आई आप लोगों को रिकॉर्डिंग स्टार्टेड करके? यस सर। जी सर। चलिए, मुझे नहीं आई, क्यों नहीं आई? सर रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ही लोगों को जब कुछ कंफ्यूजन होता है, भले ही क्लास किए रहते तो फिर हम लोग एक बार, दो बार, तीन बार उसको देखते हैं। एग्जैक्टली। नहीं सर, सही कह रहे हैं, एकदम सर सही, बहुत जरूरी है सर। हाँ हाँ, इसीलिए जब भी क्लास शुरू हो ना, शुरू होते ही आप लोग ने मुझे जस्ट एक बार, जस्ट जैसे ही मंजुषा जी ने रिवाइंड करा दिया, आप लोग रिवाइंड कराइए। क्या है, मैं थोड़ा बात करने में ना आप लोगों के साथ में इतना रम जाता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि रिकॉर्डिंग भी ऑन करनी है मुझे। चलिए, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि राष्ट्रपति का आदेश 1960 ये संवैधानिक अनुच्छेद 343 और 351 से संबद्ध है। विशेषकर 343 से हम संबद्ध इसको ज्यादा इसलिए मान सकते हैं क्योंकि 343 में ही इस बात के बारे में उल्लेख किया गया है कि 15 वर्षों के पश्चात, सबसे पहले तो 344 में उल्लेख किया गया है कि राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और उस प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति महोदय अपना निर्देश या आदेश जारी करेंगे जो कालांतर में राजभाषा संबंधित स्थितियों को स्पष्ट करेगा। और 343 में कहा गया है कि 15 वर्षों के पश्चात हिंदी भारत की पूर्ण रूप से राजभाषा हो जाएगी, परंतु 15 वर्षों की अवधि के दौरान अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती रहेगी। अब इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित राष्ट्र जो भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया समिति का, उसमें इन्हीं सारी बातों के जो संवैधानिक अनुच्छेद में जो बातें कही गई उनसे संबंधित उन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार करा कि वर्तमान में स्थिति क्या है। वर्तमान का मतलब 1960 में, जब 1959 में जब समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो उन्होंने बताया कि अभी स्थिति क्या है और अभी की स्थिति के अनुसार क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी पूरी तरह से स्थिति हमारे यहाँ नहीं बनी है कि सभी सरकारी कार्यालयों में हम पूरी तरीके से हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू कर पाए, इसीलिए अंग्रेजी का सभी शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग निरंतर उसी प्रकार से चलते रहना चाहिए आगे भी, जैसे कि यह पहले चल रहा था। परंतु ऐसी स्थिति जब बने कालांतर में, तब पूरी तरीके से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। परंतु अभी अंग्रेजी का प्रयोग के ऊपर निर्बंधन लगाना, यानी कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, बंद करना, यह उचित समय नहीं है। तो इन्हीं और बाकी बहुत सारी बातें थी उस प्रतिवेदन में, जिसके आधार पर राष्ट्रपति का आदेश 1960 जारी किया गया। राष्ट्रपति के आदेश 1960 में कुल 14 उपखंड है, 14 खंडों में यह आदेश जारी किया गया है। इन 14 खंडों को हम लोग एक क्विक लुक के साथ देखेंगे और फिर इन 14 खंडों पे आधारित लगभग 25 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और उन प्रश्नों को मैंने लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन के ऊपर आज मैंने डालने का प्रयास किया और मैं सफल रहा। तो लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन के ऊपर वह मॉक के रूप में भी आपको अभी अवेलेबल हो गया है, लेकिन एक छोटी सी गलती मेरे से ये हो गई है कि उसे मैंने, चूंकि मैं अभी लैटिन और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी वाले ही उसमें सेक्शन सेगमेंट में अपलोड कर रहा था, तो ये वाला भी लैटिन वाले में अपलोड हो गया है जाकर के। तो आप लोगों को जिनको भी अटेम्प्ट करना हो मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल लैटिन वाले से अटेम्प्ट कीजिए। कल मॉर्निंग में मैं इसे दोबारा से जो IBPS एसओ राजभाषा वाला जो सेगमेंट है उसमें मैं जाके इसे अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आप लोग जब भी चाहें राष्ट्रपति का आदेश उसको आप लोग दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति के आदेश से इन 25 प्रश्नों के अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे उन्हें मैंने इन 25 प्रश्नों के अंदर में सारे बिंदुओं को समाहित करने का मैंने प्रयास किया है। जब हम लोग प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे तो आपको ये बात खुद भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगले 2 मिनट का समय आपके पास में है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे दिन में भी कुछ ना कुछ मैसेज और कॉल करते रहते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर के। जैसे आज दिन में अनुपमा जी ने कॉल किया था और भी कुछ लोगों का फोन मेरे पास आया था। तो यदि किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो अगले 2 मिनट का समय आपके पास में है, आप अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं और उसके बाद हम लोग आगे सेशन को जारी रखेंगे अभी जो शेड्यूल हमने डिस्कस किया उसके अनुसार। जी मनीषा जी बताइए, आपने हाथ खड़ा किया है, बोलिए। सर ये 15 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, 15 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा। आपने 343 पढ़ा है?
जी सर। क्या है 343? सर एक तो लिपि के बारे में है और राजभाषा के बारे में। मनीषा जी ऐसे नहीं काम चलेगा। 343 पूछा जाए तो आप पूरी बात बताएं कि 343 में मैंने कल सेगमेंटेड समझाया था, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई है, वीडियो भी है। तो आप बताएं कि 343 में कुल तीन उसके अनुच्छेद 343 में कुल तीन उपखंड है। अनुच्छेद 343 एक है, दो है, तीन है। दो में परंतु भी है, दो में परंतु में भी मतलब दो में दो अनुच्छेद है, एक परंतु में भी है। तो ये चार एक तरह से दिखाया तो कुल चार भाग है अनुच्छेद 343 के। इन चार भागों की बात करनी है, क्योंकि जब आप सामान्य परीक्षा देने जा रही है ना, जैसे यूपीएससी के अतिरिक्त, तब तो ठीक है, इतना जान लेना आपके लिए काफी होगा। लेकिन जब आप यूपीएससी की परीक्षा देने जा रही है तब आपके लिए इन चारों को जानना आवश्यक होगा, क्योंकि इन चारों से ही क्वेश्चन बनेंगे। एक बार फिर से प्रयास कीजिए। एक बार फिर से प्रयास कीजिए। जी कोई सर। और जी कोई और बताएं। 343 का 1 2 3 4 मतलब शब्दशः बताने की बात मैं नहीं कर रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिस प्रकार से उसमें लिखा गया है आप उसी प्रकार से उसी की भाषा में बताएं, नहीं, आप अपनी भाषा में इन चारों बिंदुओं को मुझे समझा दें और मनीषा जी भी ध्यान से सुने कि ये क्या बिंदु कहते हैं। कौन बताएगा? हेलो, यस सर, मैं आवाज आ रही बता है देता मेरी? हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो अनुच्छेद 343 है वो मतलब भाग 17 का एक अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में बात करती है। इसमें वो उसमें कहा जाता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। और अंकों के बारे में कहा गया है कि वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और दो में ये कहा गया है 343 दो में कि संविधान के प्रारंभ से, जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उससे 15 वर्ष की अवधि तक जैसे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता रहेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉ और लीगल टर्मिनोलॉजी का भाषा शुरू से ही इंग्लिश रहा है। तो अगर अचानक से हिंदी कर दिया जाएगा तो लोगों के समझ में या जो कानून बनाने वाले हैं उनको उनके समझ में या नहीं आ पाएगा। तो इसलिए 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। सर एक खंड दो है। और तीन जो है वो 15 वर्ष के अवधि के पश्चात संसद जो है वो विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का मतलब उल्लेख या मतलब आदेश दे सकती है या उस पर कानून बना सकती है कि अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप है जो चलन में आएंगे। ये कौन सा है? सर 343 और 3। 15 वर्षों की अवधि के दौरान क्या है? 15 वर्षों की अवधि के दौरान सर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। एक पॉइंट आप छोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति दे सकता है आदेश करने के लिए क्या आदेश दे सकता है? कि वो देवनागरी रूप का प्रयोग हो सकता है। राष्ट्रपति यदि दे ऐसा आदेश तो, और हिंदी का केवल प्रयोग हो सकता है। संघ के शासकीय प्रयोजनों में से संघ के किन्हीं शासकीय परियोजनाओं के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये कुल 4 पॉइंट है। अब 15 वर्षों के, जैसे अभी मनीषा जी ने एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि सर ये 15 वर्षों वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा आप लोग समझाएं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि 15 वर्षों का क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे थोड़ा समझाइए। सर मैं बोलूं? जी अनुपमा जी बोलिए। सर 15 वर्षों तक अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता रहेगा जैसे पहले किया जाता था, लेकिन 15 वर्ष के बाद 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी का प्रयोग किया जाएगा और 15 वर्षों तक सिर्फ अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, नहीं सर, इसमें ना ये है कि सब सिर्फ अंग्रेजी नहीं सर, हिंदी भी। चलिए मैं आप लोगों को ना एक मैं हाँ ठीक है, मैं अगर राष्ट्रपति एक मिनट मैं जी आप लोगों सर को आप ना एक कंप्लीट कर मैं दीजिए। आप लोगों को ना एक आदेश दिखाता हूँ।
इस आदेश को देखने के बाद ये जो संदेह है ना, ये आप लोगों के मन से चला जाएगा। दिन में खीरम जी ने भी ग्रुप में प्रश्न पूछा था कि सर ने कुछ 1952-53 के बारे में बताया था, क्या बताया था, तो मैंने उस समय जानबूझ के रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा कि आप लोगों को सीधा साक्षात दिखा दूंगा, तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए मतलब आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं आप लोगों को ना सीधा सीधा एक आदेश दिखाता हूँ, ठीक है, एक आदेश दिखाता हूँ, एक आदेश दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये आदेश है आपके स्क्रीन पे, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा। दिख रहा है? यस सर। अब कोई पढ़ के बताएं इस आदेश को क्या लिखा होगा। राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। जी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 2 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए, अर्थात पहला, राज्यों के राज्यपालों, दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और तीसरा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्रों के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अब आप लोगों को स्पष्ट मेरे ख्याल से हो गया कि जो परंतु कह रहा है वो क्या कह रहा है। परंतु में ये कहा गया है कि इन 15 वर्षों की अवधि के दौरान वैसे तो अंग्रेजी भाषा ही प्रयोग की जाएगी संघ के सभी शासकीय परियोजनाओं के लिए, परंतु यदि राष्ट्रपति महोदय चाहे तो अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भाषा का भी प्रयोग वे प्राधिकृत कर सकते हैं और अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप की जगह अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं, जैसा कि इन सब परियोजनाओं के लिए प्राधिकृत किया गया है 1952 में किया गया है। क्लियर है? किरम जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? हाँ यस सर, यस। ये जो चीज आप पूछना चाह रहे थे वो यही बात है, ठीक है। मनीषा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी सर। और कोई शंका हो तो बताइए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं हो तो आगे बढ़े। यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताता जाऊंगा आपको, जो जो चीजें आपको ध्यान में रखने योग्य हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का आदेश 1960, याद रखें। सबसे पहले गृह मंत्रालय द्वारा इसके रिगार्डिंग अधिसूचना जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? गृह मंत्रालय के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई थी। ध्यान रखें कब जारी की गई थी? 27 अप्रैल 1960 को जारी की गई थी, ठीक है। 27 अप्रैल 1960, ये डेट याद रखें। किसने जारी किया? गृह मंत्रालय ने जारी किया, ठीक है। आदेश में कहा गया कि भाई जो समिति गठित की गई थी, समिति के गठन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि 20 सदस्य लोकसभा के रहेंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के रहेंगे। हम लोग ऑलरेडी पहले से बातचीत कर चुके हैं। यह समिति गठित की गई किसकी सिफारिशों की समीक्षा के लिए? तो प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए यह समिति गठित की गई। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सब जानते हैं, आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। समिति के अध्यक्ष कौन थे? आज ग्रुप में प्रश्न भी चल रहा था, तो इसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। ये जो बीजी खेर जी थे, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। चलिए, समिति ने अपनी, अच्छा, ये कौन से जो समिति गठित की गई जिसके प्रतिवेदन के आधार पे राष्ट्रपति का आदेश पारित किया गया, यह किस आदेश के आलोक में गठित की गई? तो संविधान के अनुच्छेद 344(4) के उपबंधों के अधीन यह समिति गठित की गई थी। आयोग कैसे गठित किया गया? अनुच्छेद 344 हेलो
एक वन जी सर। 344 एक। एक के तहत आयोग का गठन किया गया। ठीक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत करी? 8 फरवरी 1968 को। मैं सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को चिन्हित करता चला जा रहा हूं जो आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हिसाब से आवश्यक है जानना। आगे जब हम लोग इंटरव्यू के लिए करेंगे सेशंस तो और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि और डिटेल में कैसे हम जाएं, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा मकसद क्या है कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से इसकी तैयारी कर लें। ठीक है। चलिए, राजभाषा के बारे में समिति ने क्या क्या अपने प्रतिवेदन में क्या क्या बातें कही उसके बारे में यहाँ पे ये डिटेल में दिया हुआ है। समिति ने कहा कि भाई ऑलरेडी संविधान में बहुत ही समन्वित योजना दी गई है किसके बारे में? राजभाषा के बारे में। ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत रहकर ही हम लोग राजभाषा को पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। चलिए, उसके बाद में विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं राज्यों में शिक्षा और सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। ठीक है। ये बात 1959 में कही गई थी। अब आज के परिप्रेक्ष्य में लगभग 40 और 20 60 और 5 65 वर्षों के बाद क्या स्थिति है ये मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बात 1959 में कही गई थी वो स्थान ले रही थी। लेते लेते कितना समय लगा लेने में ये आप सब जानते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, है ना, पढ़ लीजिएगा। परंतु यहाँ पे यह बात आवश्यक रूप से कही गई है कि अतः व्यवहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक होगी कि संघ के परियोजनों के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए। ठीक है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परिवर्तन किसी नियत तिथि से हो। सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? जी, तो यहाँ पे यह बात कही गई कि जो परिवर्तन, अब देखिए मनीषा जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, जैसे आपने जो 15 वर्षों की बात की गई कही, तो शुरुआत में तो 15 वर्ष की बात कही गई थी, परंतु समिति ने जो अपना प्रतिवेदन दिया उसमें कहा कि ऐसी कोई तिथि निश्चित हम नहीं कर सकते कि इस तिथि से अंग्रेजी खत्म हिंदी शुरू, है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसे धीरे धीरे, है ना, जिस प्रकार से असुविधा नहीं होनी चाहिए, काम ना, जो भी कार्य है कार्यों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, तो परिवर्तन धीरे धीरे इसको किया जाए ताकि हम लोग जो हमारा लक्ष्य है, संवैधानिक लक्ष्य है कि हम हिंदी को राजभाषा बनाएं, वो हम उसको प्राप्त कर सके और किसी तरह की कोई असुविधा भी ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया, अब चूंकि 1965, तो मनीषा जी ध्यान दीजिएगा, ये 15 वर्ष है। 1950 से 1965 के बीच कितना होता है? 15 वर्ष। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया और वहां पे 15 वर्षों का समय दिया गया। तो 15 वर्ष कब पूरा हो रहा था? 1965 में। तो यहाँ पे समिति ने सबसे पहले ये बात कही कि 1965 के उपरांत भी। जी सर 1 मिनट, वो 15 वर्ष तो संविधान लागू जब हुआ था 26 जनवरी 1950, उसके बाद ना 65, 15 साल। हाँ, 26 जनवरी 1950 से 65 वर्ष की बात की गई थी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यहाँ पे मैं तथ्यात्मक चीजें लिखता जा रहा हूँ जो चीजें आपके दिमाग में रहे। 14 सितंबर 1949 जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था। ठीक है। तो अनुच्छेद 343 के खंड 3 के अनुसार, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात कही गई कि हिंदी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी 1965 के उपरांत, लेकिन तब भी अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहनी चाहिए। हालांकि इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में अपने ही द्वारा सुझाए गए जो बिंदु हैं उनका कॉन्ट्राडिक्शन किया है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तो कही गई है कि वही बात कही गई है कि 1965 के उपरांत हिंदी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी और अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहेगी, और आगे चल के यह बात कही गई है कि संघ के सभी शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी का प्रयोग यथावत जारी रहेगा। तो थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ये चीजें, पर ठीक है। 343 के खंड 3 के अनुसार यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरांत भी अंग्रेजी का प्रयोग
संसद के सभी परियोजना संघ के सभी शासकीय परियोजनाओं के लिए होता रहे। ठीक है, अनुच्छेद 351 की बात की गई है कि हिंदी का विकास इस प्रकार से किया जाए कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, 1959 के अप्रैल मास में इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया गया। 2 सितंबर से 4 सितंबर तक राज्यसभा में और 8 से 9 सितंबर तक ये लोकसभा में इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और उसके पश्चात 4 सितंबर 1959 को प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने राजभाषा के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। ये जो तिथियां, इन तिथियों को याद रखने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। चलिए, तो अनुच्छेद 344 खंड 6 क्या है? 344 खंड 6 क्या है? राष्ट्रपति का आदेश। राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि भाई आप आदेश जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। तो 344 के खंड 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर निम्नलिखित निर्देश जारी किए। अब यहाँ से निर्देश शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ से निर्देश शुरू होते हैं। इसमें शब्दावली आयोग की जिन मुख्य सिफारिशों को समिति ने मान लिया। अब शब्दावली के बारे में क्या क्या बात की गई है कि शब्दावली तैयार करने में उस जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या होनी चाहिए? यह स्पष्ट होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को अपनाया जाना चाहिए, जहां भी आवश्यक हो उसका अनुकूलन कर लिया जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का यदि हम विकास कर रहे हैं तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि उसमें एक रूपता होनी चाहिए, है ना। शब्दावली जो नई शब्दावली जो भी हम निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कई सारे शब्द जो मतलब बहुत सारे शब्द जो एक तरह के हो सकते हैं उन्हें एक तरह का ही रखना ज्यादा उचित रहेगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए जो प्रयत्न केंद्र और राज्यों में हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक रूपता होनी चाहिए शब्दावली में सभी भारतीय भाषाओं के लिए। और ये जो शब्दावली है कौन सी, जो साइंटिफिक और टेक्निकल नेचर की जो शब्दावली है उसकी जो प्रकृति है वह अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली की तरह होनी चाहिए। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि शब्दावली के लिए एक अस्थायी आयोग कायम किया जा सके, है ना, जिसके सदस्य मुख्यतः वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद हों। और इसी को ध्यान में रख करके वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, है ना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना इसी को ध्यान में रखते हुए की गई थी। ठीक है, तो मूल रूप से इसमें यह बात कही गई है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे शब्द जिनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है, जैसे कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कहा जा रहा है तो आप कंप्यूटर को संगणक के रूप में प्रयोग ना करके आप यह प्रयास करें कि हम कंप्यूटर को कंप्यूटर के रूप में लिखें। ठीक है, कंप्यूटर को कंप्यूटर के रूप में लिखें, मोबाइल को मोबाइल के रूप में लिखें। तो इस तरह के जो भी टेक्नोलॉजिकल शब्द हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शब्द हैं या इंजीनियरिंग के शब्द हैं या फिर मेडिकल से संबंधित शब्द हैं, तो इन शब्द या फिर विभिन्न जो भी साइंटिफिक लिटरेचर है, तो इन शब्दों को यथारूप यदि हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये हमारी भाषा के लिए भी बेहतर होगा और पढ़ने वाले के लिए भी आसानी रहेगी। न कि सिर्फ हिंदी में बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी जब हम लोग शब्दावली का निर्माण कर रहे हैं तो उसको निर्माण करते हुए हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी शब्दों को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कर सके, हम लोग उसे समाहित कर सके अपनी शब्दावली। तो मूल रूप से ये सारी बातें कही गई है। एक स्थायी आयोग के निर्माण की बात की गई है और इसके आधार पे अस्थायी आयोग का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से जानते हैं, शब्दावली आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा जो भाग है राष्ट्रपति के आदेश का, उसमें वैज्ञानिक एवं उसमें शब्दावली के बारे में एक बृहद चर्चा की गई है। शब्दावली के बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है कि शब्दावली, क्योंकि किसी भी भाषा
के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या है कि उसकी शब्दावली का विकास हो, है ना, उसके शब्दों का विकास हो, ये सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो शब्दों का विकास के बारे में सबसे पहले बात की गई है। फिर दूसरा स्टेप क्या आता है, अनुवाद का। तो यहाँ पे अनुवाद की बात की गई है कि भाई प्रशासनिक संहिताओं का और अन्य जो कार्य विधि साहित्य है, मतलब कार्य विधि साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कार्य विधि साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोसीजरल लिटरेचर। कार्य विधि साहित्य को हम लोग कहेंगे प्रोसीजरल लिटरेचर। देखिएगा स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखा हूं, स्पेलिंग वैसे मेरी गलत होती तो नहीं है, ठीक है ना स्पेलिंग, प्रोसीजरल लिटरेचर। प्रशासनिक संहिताओं को क्या कहेंगे, हेलो, प्रशासनिक संहिताओं को क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कोड्स। वेरी गुड, एडमिनिस्ट्रेटिव कोड्स। संहिता के लिए कोड शब्द आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कोड शब्द याद रखेंगे। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे सर अश्विनी जी को तो पता है हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है उनको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो भी चीजें बताई जा रही है, नई चीजें, बीच बीच में शब्दों को भी मैं बताता चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के ध्यान में रहे और आप इसे नोट भी करते हुए चलेंगे। समिति ने आयोग की सिफारिश मान ली है कि सारा काम एक अभिकरण को सौंप दिया जाए। अभिकरण की अंग्रेजी क्या होगी, एजेंसी। सर एजेंसी हो सकता है, सर ट्राइब्यूनल भी हो सकता है। ट्रिब्यूनल किसने बोला, सर मैंने अधिकरण सुन लिया था इसलिए मैंने ट्रिब्यूनल बोला है। हाँ ये अधिकरण हो रहा है, ट्रिब्यूनल। अभिकरण क्या हो रहा है, चलिए अभिकरण शब्द का अंग्रेजी क्या होता है, अंग्रेजी पर्याय, ये आप लोग मुझे नोट के बताएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क। एजेंसी होता है। एक और होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मैं नोट कर दे रहा हूं वरना बाद में भूल जाऊंगा। अरे कुछ लोग वेट कर रहे हैं क्या क्लास में, कोई नहीं कर रहा। हाँ एक और होमवर्क है आप लोगों का, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और अभिकरण, ये दो चीजें हैं, आप इसे मुझे चेक करके बताएंगे। चलिए अभिकरण तो एजेंसी ही है, ये गूगल बता रहा है ना आपको, नहीं वो अधिकरण से थोड़ा कंफ्यूजन, ट्राइब्यूनल तो अधिकरण है लेकिन ट्रिब्यूनल तो अधिकरण नहीं, अभिकरण एजेंसी है ना। यस सर। ये गूगल बता रहा है आपको, नहीं सर। ठीक है, देख के बताइएगा प्रशासनिक शब्दावली से। चलिए प्रशासनिक कर्मचारी, क्योंकि आप लोग जैसे मैं कोई चीज शेयर करता हूं तुरंत आप लोग कहते हैं सर पीडीएफ भेज दीजिए, मुझे एकदम लगातार मैसेज आना शुरू होगा, सर प्रशासनिक शब्दावली का पीडीएफ भेज दिए, सर लैटिन शब्दों का पीडीएफ, मैंने भेज दिया। अब पीडीएफ प्रशासनिक शब्दावली का 300-350 पेजेस का पीडीएफ है ना। तो मैं प्रयास ये कर रहा हूं लगातार कि वैसे शब्द उठा करके मैं आपको 10-10 शब्दों का रोज अभ्यास कराऊं जो बहुत कठिन है, जिनका अर्थ पकड़ने में आपको मुश्किल होगी, है ना। बाकी ज्यादातर शब्द क्या है वो इतने कठिन नहीं है, ठीक है, तो वो आप समझ जाएंगे, आप पकड़ लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। चलिए प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण 5वां। अब देखिए आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे। पहला मतलब पहला इन द सेंस तीसरे में किस चीज के बारे में बात की गई है, तीसरे मतलब राष्ट्रपति के आदेश के तीसरे खंड में किसके बारे में बात की गई है, शब्दावली के बारे में बात की गई है। ये बिल्कुल बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से है। चौथे खंड में किसके बारे में बात की गई है, अनुवाद के बारे में बात की गई है। और 5वें खंड में किसके बारे में बात की जा रही है, प्रशिक्षण के बारे में बात की जा रही है ना। जो जो जरूरी चीजें हैं राजभाषा या किसी भी भाषा या भाषा के विकास के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण स्टेप्स है, वो शब्दावली होनी चाहिए, अनुवाद का बढ़िया तरीके से अनुवाद की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, फिर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। भाई कर्मचारी वर्ग को आप प्रशिक्षण देंगे तभी तो वे काम करेंगे हिंदी में, तो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यहाँ पे जैसे उस समय कहा गया था कि 45 वर्ष से कम आयु वाले केंद्रीय कर्मचारियों को, तो ये सारी बातें अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही हैं, तो इससे प्रश्न नहीं बनेंगे। जो चीजें अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उससे प्रश्न नहीं बनेंगे। इसको लेकर के अभी बहुत ही समन्वित व्यवस्था है हिंदी शिक्षण योजना, जब हम बात करेंगे
उसमें हम लोग केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, संभवतः कल या परसों में इसकी क्लास करेंगे, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे प्रशिक्षण को लेकर के, ठीक है। गृह मंत्रालय उन टाइपकारों और आशुलिपिकों को हिंदी टाइप राइटिंग और आशुलिपि के लिए आवश्यक प्रबंध करे जो केंद्रीय सरकार की नौकरी में है। ये सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इसके लिए हिंदी प्रशिक्षण केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है और उसके अंतर्गत बढ़िया तरीके से हिंदी शिक्षण योजना के तहत बढ़िया तरीके से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत, ये 4 जो है हिंदी भाषा के शिक्षण पाठ्यक्रम है। और उसके अलावा हिंदी टंकन एवं आशुलिपि के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें कि टाइपिंग, स्टेनोग्राफी भी सिखाई जाती है हिंदी शिक्षण योजना के तहत, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज के संदर्भ में जानेंगे। ये उस समय की चीजें हैं जो कि अब इतना रेलेवेंस इनका नहीं है। हिंदी प्रचार, हिंदी प्रचार के बारे में संवैधानिक अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 351 351 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अब आयोग ने सिफारिश की कि यह जिम्मेदारी अब सरकार उठाए। तो यह बात तो पहले भी कही गई थी, है ना, कि भाई सरकार यह जिम्मेदारी उठाए। और गैर सरकारी संस्थाएं भी लगातार इसके लिए काम कर रही हैं। जैसे उस समय नागरिक प्रचारणी सभा लगातार काम कर रही थी हिंदी के उत्थान के लिए, और बहुत सारी संस्थाएं हिंदी के उत्थान के लिए काम कर रही थी। तो इसमें हिंदी प्रचार की बात की गई है। 7वें में केंद्रीय सरकारी विभाग के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती की बात की गई थी। उसमें कहा गया था कि प्रादेशिक कार्यालयों में जहां तक संभव हो सके वहां स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती की जाए, और स्थानांतरण भी इस हिसाब से किया जाए कि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण उसी के मतलब स्थानीय राज्य में कर दिया जाए, ताकि भाषा को लेकर के बहुत सारी समस्याएं ना आए। परंतु ये सारी चीजें अब इतनी रेलेवेंस इनका नहीं रह गया है ना। तो अब इस तरह का खैर अभी नहीं है। केंद्रीय सेवा में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के कर्मचारी हों, उन लोगों का स्थानांतरण पूरे देश में कहीं भी हो सकता है ना। ऐसा कोई नियम नहीं है कि दक्षिण भारत का कार्य करने वाला कोई एक अवर श्रेणी लिपिक उत्तर भारत में पोस्टिंग नहीं होगा, और उत्तर भारत का कोई और श्रेणी लिपिक दक्षिण भारत में पोस्टेड नहीं होगा। इस तरह का कोई नियम नहीं है, ठीक है। प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में कहा गया कि प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे, है ना, परंतु धीरे धीरे हिंदी को भी प्रशिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाया जाए। तो प्रशिक्षण के बारे में बात की गई, विशेषकर रक्षा मंत्रालय इत्यादि को इसके बारे में कहा गया कि भाई कम से कम आपकी जो अनुदेश पुस्तिकाएं हैं, इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हैं, वो तो आप हिंदी में करें, है ना। तो ये सब सारी चीजें उस समय कही गई थी। प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए जो परीक्षा के माध्यम की बात कही गई थी, वह कही गई थी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों हो, जो कि उसके बाद भी इसमें इस तरह के आदेश जारी हुए हैं, और आज यह स्थिति है। यही इसी व्यवस्था में परीक्षाएं ली जाती हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही विषय में। परंतु प्रादेशिक भाषाओं के लिए अभी भी पूरी तरीके से यह नियम लागू नहीं हुआ है कि जितने भी प्रशिक्षण संस्थान है, वहां जो भी मतलब उनमें प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उन परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम का प्रयोग अभी तक पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाया है, ठीक है। उसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के बारे में भी इसमें बात की गई कि परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे, लेकिन हिंदी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना लिया जाए। तो यह स्थिति अद्यतन, क्योंकि इन सब चीजों को आप आज के परिप्रेक्ष्य में जाने तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे। तो अद्यतन जो है, आज हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा के दोनों माध्यम विकल्प के रूप में आपके पास मौजूद रहते हैं। केंद्रीय सेवाओं की कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों में से किसी भी एक माध्यम में परीक्षा देने का विकल्प आपको मिलता है, सिवाय उन परीक्षाओं के जिसके लिए केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी उनकी अनिवार्यता हो। जैसे जब आप हिंदी भाषा की परीक्षा, जैसे आप अनुवादक की परीक्षा देने जाएंगे, तो उसमें जो आप हिंदी सेगमेंट का एग्जाम देंगे वह हिंदी में ही होना चाहिए, या अंग्रेजी सेगमेंट का एग्जाम अंग्रेजी में ही होना चाहिए, तो उनको उसी भाषा में रखेंगे। उसके अतिरिक्त बाकी, जैसे अगर आप एसएससी के लिए मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या आप रीजनिंग, तो उनको दोनों भाषाओं में ऐसे परीक्षाओं का माध्यम आपके पास मौजूद रहता है, ठीक है। तो ये बात लागू हो चुकी है, और इसको लेकर के कालांतर में भी बहुत सारे आदेश निर्देश जारी किए गए हैं। भाषा विषयक प्रश्न पत्र की बात की गई है कि समिति की राय है कि सम्यक सूचना के बाद समान स्तर के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होने चाहिए भाषा के लिए, जिसमें एक हिंदी और दूसरा हिंदी से भिन्न किसी भारतीय भाषा का होना चाहिए,
परंतु आज स्थिति ऐसी है कि भाषा विषयक प्रश्न पत्र जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं और अंग्रेजी के भाषा विषयक प्रश्न पत्र होते हैं, है ना। उनकी जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है उसमें सभी विषय जो है मतलब सभी भाषा जो है एक विषय के वैकल्पिक विषय के रूप में मौजूद रहते हैं। उसे आप ऐच्छिक विषय के रूप में चुन सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं। जितना बढ़िया तरीके से हमारे राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा चल रही है, तो कुछ हमारे साथ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके दिमाग में ये प्रश्न चलने लगा कि क्या ही अच्छा होता अगर यूपीएससी के जो ऐच्छिक विषय है उनमें एक विषय राजभाषा संबंधित प्रावधान होते तो कितना शानदार तरीके से हम लोग लिख लेते, क्योंकि बढ़िया तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। तो यह प्रश्न भी आज मेरे पास आया था कि सर क्या ऐसा संभव है कि यदि यूपीएससी का हम किसी भी तरीके से सिविल सर्विसेज की प्री परीक्षा पास कर ले तो मेंस परीक्षा में हम केवल राजभाषा प्रावधान एक ऐच्छिक विषय में के रूप में चुन करके और हम दे सके। तो दुर्भाग्यवश अभी तक तो ऐसा नहीं है, हो सकता है भविष्य में ऐसा कभी हो, पर अभी नहीं है। एक भाषा यानी कि हिंदी एक भाषा के रूप में आप ऐच्छिक विषय के रूप में चुन सकते हैं। भाषा विज्ञान जो हिंदी से संबंधित है, जिसे हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, उसे भी आप एक विषय के रूप में चुन करके और आप मुख्य परीक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में चुन करके आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो ये अद्यतन आज के डेट में ये स्थिति चल रही है। ठीक है, अंकों के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देवनागरी अंकों के प्रयोग के लिए यथास्थिति है ना, उसके बारे में कहा गया कि एक आधारभूत नीति अपनाई जाए और यथास्थिति जहां पे आवश्यक हो या जिस प्रकार की जनता के लिए उसका प्रकाशन किया जाना हो, तो वैसी स्थिति में विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए चीजों को और आप देवनागरी अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु वैज्ञानिक, औद्योगिक और सांख्यिकीय प्रकाशनों में जिसमें बजट इत्यादि भी शामिल है, उसमें हमेशा आप अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करेंगे। तो इन चीजों को इसमें कहा गया। अधिनियमों विधेयकों की भाषा के बारे में कहा गया कि भाई आपको जो है हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराना है, आप इसको अंग्रेजी में ही निकालिए। ट्रांसलेशन का एग्जाम यूपीएससी कराएगा, ये प्रश्न नहीं हुकुम सिंह जी, ऐसी कोई संभावना अभी नहीं है कि ट्रांसलेशन जो जेटीओ का एग्जाम है वो यूपीएससी कराएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि ये कॉर्पोरेशंस ईपीएफओ और ईएसआईसी जो है ना, उनके अंदर में जो ग्रेड सिस्टम है वो अलग चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग चलता है। तो उनके ग्रेड सिस्टम के हिसाब से जब जेटीओ का पद ग्रुप बी में क्लासिफाई हो गया, तो इसीलिए उन लोगों ने इसी यूपीएससी को दिया है। कुछ उनका इंटरनल ऐसा मैटर है कि ग्रुप बी में चला गया तो यूपीएससी ही लेगा, ऐसा कुछ है। परंतु केंद्र सरकार में ऐसा नहीं है। आप जैसा कि जानते हैं कि जितने भी लेवल 10 के ऊपर के पद हैं जो केंद्र सरकार के हैं, ज्यादातर उनकी परीक्षा यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है। लेवल 8 तक जो है वो एसएससी लेती है। कुछ अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो, अपवाद जैसे रिसर्च ऑफिसर गस्टेड पोस्ट है, लेवल 7 का है परंतु यूपीएससी ने लिया, तो इस तरह के कुछ अपवाद है। लेकिन लेवल 7 की पोस्ट, गस्टेड पोस्ट, रिसर्च ऑफिसर, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट का जो एग्जाम है वह एसएससी ने लिया। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं इंटरनली जिसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर मुझे ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही कि नेक्स्ट ईयर से एसएससी एग्जाम ले, माफ कीजिएगा यूपीएससी ले। पर अगर आपको ऐसी कोई किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है तो मुझे शेयर कीजिएगा, पर मुझे ऐसी कोई जानकारी वर्तमान में नहीं है। चलिए, संसदीय विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबंध भी विधि मंत्रालय के द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। और अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद के अलावा उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए। ये खंड 3 में क्या था, हमने परसों इसके ऊपर चर्चा करी थी। अनुच्छेद 348 के खंड 3 में क्या था? मतलब वैज्ञानिक सांस्कृतिक उन्नति के लिए था सर, मतलब उसी से संबंधित 44(3) था ये, तो हम 348(3) की बात कर रहे हैं। अच्छा ओके सर, ओके। हाँ नियमों सर विनिमयों विधियों के संबंधित है सर। उसमें ये था कि जो भी राज्य के विधान मंडलों के द्वारा जो भी अधिनियम, विधेयक इत्यादि जो भी पारित किए जाएंगे, तो अगर उनके लिए राज्य के विधान मंडलों ने अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा का उपबंध सुनिश्चित कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में उस भाषा के साथ साथ उसका अंग्रेजी में प्रकाशित अनुवाद जो है मतलब प्राधिकृत उसका पाठ माना जाएगा, जिसे कि राज्यपाल के प्राधिकार से उस राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। अच्छा, थोड़ा और सिंपल बना करके समझाता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो गया। आप ऐसा समझिए कि किसी भी राज्य के विधान मंडल के द्वारा जो भी विधेयक,
विधानमंडल में जो प्रस्तुत किए जाएंगे और जो अधिनियम, आदेश, नियम इत्यादि पारित किए जाएंगे, तो सामान्यतः किस भाषा में पारित किए जाने चाहिए? 348(1) के अनुसार कौन सी भाषा होनी चाहिए? अंग्रेजी होनी चाहिए। परंतु 348(2) में कहा गया है कि अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का भी प्रावधान किया जा सकता है। तो अब ये 348(3) में यह कहा गया है कि यदि आप अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग यदि आप प्राधिकृत करते हैं, ऑथराइज करते हैं कि नहीं, आप अंग्रेजी के अलावा इसे तेलुगु में भी निकालिए, तेलुगु में निकालिए चलेगा, लेकिन तेलुगु के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी आपको निकालना होगा। तो निकालने से क्या होगा? आपने अनुवाद निकाल दिया, उससे क्या हो जाएगा? मैं नहीं मानूंगा। मैं कहूंगा कि भाई संविधान क्या बोलता है कि अंग्रेजी में, तो आपने तो अंग्रेजी में निकालना है, आप उसका अनुवाद कर दीजिए तेलुगु में, तमिल में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए जो अनुवाद तेलुगु में होगा उस अनुवाद को गजेट में नोट मतलब उसको पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई चीज राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है तो ऑथराइज हो जाती है, वह प्राधिकृत हो जाती है, ठीक है। फिर उसे कोई काट नहीं सकता, फिर वह संवैधानिक मतलब वह एक तरीके से संवैधानिक आपके लिए अनिवार्यता हो जाती है कि आपको उसे मानना है, क्योंकि वह राजपत्र में प्रकाशित है, ठीक है। तो अनुवाद कर देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, अनुवाद करने के बाद उसे उस राज्य के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करवाना, ताकि वह प्राधिकृत हो जाए, कि अगर कहीं किसी तरह की कोई समस्या बने तो उसे हम प्राधिकृत पाठ माने कि भाई अगर मैंने हिंदी वर्जन पढ़ के या तेलुगु वर्जन पढ़ के यदि मैंने कोई चीज इंटरप्रेट करी और मैं उसके समक्ष में मतलब उसके संबंध में अपनी कोई बात रख रहा हूं, तो मेरी बात को माना जाएगा, क्योंकि वह उसका प्राधिकृत पाठ है, ठीक है। तो ये कहाँ कहा गया? ये 348(3) में इस बात का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अब आपको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उसका प्रमाणिक अनुवाद उपलब्ध कराया जाना है, ठीक है। हालांकि उसे राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की बात नहीं हो रही, लेकिन प्रमाणिक अनुवाद कराने की बात यहाँ पे की गई है अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि की भाषा की बात हो गई, और फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा। इसमें आप सिंपल सा एक बात समझ लीजिए मोटे तौर पे कि 348(2) में यह कहा गया है, 348(2) में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय की जो भाषा होगी उसे यदि उस राज्य के राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य में बोले जाने वाले किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। मतलब और सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में जो भाषा प्रयोग की जाती है उस भाषा को अंग्रेजी सामान्य तौर पे किया जाता है, अंग्रेजी की जगह पे जैसे राजस्थान ने हिंदी को अपना लिया, तो हिंदी में काम हो सकता था परंतु 348(2) के तहत, परंतु उस उच्च न्यायालय से जो भी निर्णय, डिक्रीज और ऑर्डर्स, निर्णय, डिक्री और आदेश, ये 3 दस्तावेजों की बात की गई थी, हमने परसों भी डिस्कस किया था। तो ये 3 जो दस्तावेज हैं इन्हें निश्चित तौर पे अंग्रेजी में ही जारी किया जाना था 1960 से पहले। 1960 में समिति ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, आप निर्णय, डिक्री और आदेश भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या उस भाषा में जिसको आपने प्रयोग, जिसका आपने प्राधिकृत किया है उसमें आप जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात की सहमति दे दी गई, और यही चीजें आगे चल करके हम 1963 अधिनियम में पढ़ेंगे, तब ये चीजें आपको और स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। विधि क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक आरंभिक कदम, इसमें बताया गया कि भाई विधि क्षेत्र में भी काम होगा, विधि क्षेत्र में भी एक मानक शब्दावली बनेगी, विधि शब्दावली बनेगी, विधि शब्दकोश बनेंगे और विधि अनुवाद भी पूरा किया जाएगा। जितने भी हमारे संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद, अधिनियम इत्यादि हैं, संहिताएं, कोड्स इत्यादि हैं, उन सभी का हम लोग विधि मंत्रालय जो है वह हिंदी में और बाकी अन्य भारतीय भाषाओं में भी उसका अनुवाद सुनिश्चित करेगा। 14 में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए एक विस्तृत समन्वित योजना की बात की गई, और यहाँ पे उन्हीं बातों को लगभग दोहराया गया जो 351 में कहा गया है। बस एक बात ऐड कर दिया गया जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो जानने लायक है, वो ये है कि संघ के राजकीय परियोजनाओं में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर इस समय रोक न लगाई जाए। ये यही महत्वपूर्ण बिंदु है जो जानने योग्य है। तो इस प्रकार से 351 के संबंध में ये जो 14 पैरा है, 14 पैरा, उसको बताया गया। तो ये पूरा का पूरा राष्ट्रपति का आदेश 1960 मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, ये डिस्कस कर दिया। अब जो है हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सर एक सवाल है उसमें सर, जी जी।
राष्ट्रपति का आदेश वाले जो पीडीएफ है ना, उसमें पॉइंट नंबर 4 एक बार थोड़ा सा बता दें। एक मिनट। पॉइंट नंबर 4 अनुवाद से संबंधित। सर आवाज नहीं आ रही। मैंने पीडीएफ पोस्ट कर दिया। पॉइंट नंबर 4 ना, पॉइंट नंबर 4, हाँ बताइए, बोलिए। तो शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों और उसके नीचे मतलब सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों का अनुवाद जो है वो शिक्षा मंत्रालय के तहत किया जाने के लिए बोला गया है। हाँ। लेकिन के अलावा मतलब सर एक बार पढ़ करके एक बार बताइए ना, वो शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में वो कंफ्यूजन है कि अब शायद गृह मंत्रालय हो गया। हाँ, तो अब केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत चला गया ना। वो इसीलिए हमको कंफ्यूजन है कि वो शिक्षा हाँ, मंत्रालय अब तो गृह मंत्रालय हो चुका है। बिल्कुल। पहले जो है यह पहले अनुवाद का कार्य शिक्षा मंत्रालय को ही दिया, अनुवाद और प्रशिक्षण ये दोनों कार्य शिक्षा मंत्रालय को ही दिया गया था। बाद में अनुवाद और प्रशिक्षण शिक्षा मंत्रालय का था। उसके बाद जब केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई तो अनुवाद का कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को दे दिया गया, उनको स्थानांतरित कर दिया गया, और प्रशिक्षण का कार्य भी हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को दे दिया गया और राजभाषा विभाग की फिर स्थापना करी गई। आगे जब हम लोग इन संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे तो इन चीजों को और भी हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, ओके, वही हमको कंफ्यूजन था कि यहाँ शिक्षा मंत्रालय लिखा हुआ है लेकिन अब तो गृह मंत्रालय पहले हो ये गया। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत था, बाद में इसे गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। और विधि अनुवाद जो है वो अब भी विधि मंत्रालय के पास में, विधि मंत्रालय के का जो राजभाषा सेक्शन है उनके पास में विधि मंत्रालय विधि अनुवाद की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट इसके ऊपर 25 प्रश्न हैं जिनको हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे एक बार लर्निंग एप्लीकेशन पे भी देख लेंगे ताकि आप लोग बाद में भी कर सके और देख सकें कि आप लोग कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश। आगे वैसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 बार करने से बच जाएंगे, सीधा ही कर लेते हैं। चलिए